वेलकम यूनिप्रेस के हेल्थ प्रोग्राम आप और आपकी सेहत प्रोग्राम के तहत आज हम डेंगू पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हकीम अब्दुल अली कादरी साहब हैं। वेलकम हकीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफात। हकीम साहब, आज सबसे पहला सवाल ये कि डेंगू का मर्ज़ आखिर है क्या, और इसको एक आम इंसान अगर किसी को डेंगू हो गया है तो कैसे पहचाने कि उसको डेंगू हो गया है? बहुत अच्छी बात यह है कि एक आम इंसान अपनी बीमारी को किस तरह पहचाने। बुखार एक ऐसी अलामत है जिससे आदमी तकरीबन हर आदमी उससे कभी न कभी किसी न किसी ज़ुमरे में उससे उसका ताल्लुक़ पैदा हो ही जाता है। तो जहाँ तक एक आम आदमी के बुखार को डेंगू के तरफ सोचने की बात है, तो अगर उसके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द है और उसको बुखार जब वो नापता है तो 102 से ऊपर उसको मिलता है, तो ऐसी हालत में उसको होशियार हो जाना चाहिए और अपना डेंगू का टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। हकीम साहब, ये बताइए कि आखिर ये डेंगू का मर्ज़ फैलता कैसे है, और जब फैलता है तो एक साथ बहुत सारे लोगों में होता है, और मैंने देखा इस बार भी कि लगभग हर घर में कोई ना कोई बुखार में मुब्तला है, तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? इस डेंगू के फैलने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो डेंगू होता किस चीज़ से? डेंगू एक वायरल फ़ीवर है जो एक वायरस से जिसमें जब दाखिल हो जाता है तब आदमी को 2 से 3 दिन में इसका अपीयरेंस बहुत तेज़ होता है। तो अब ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल कैसे होता है? तो ये दाखिल होता है एक मच्छर के काटने से। इससे बचने के लिए तो सबसे पहले यही होता है कि अगर किसी को घर में बुखार आ जाए और उसको साबित हो जाए कि वो डेंगू है, तो उसको एक मच्छरदानी के अंदर रख दिया गया ताकि अब कोई मच्छर उसको काटकर किसी दूसरे को ना काटे। तो पहला ये है। दूसरे, मच्छर हमारे आसपास मच्छर ना फैलें ज़्यादा। तो मच्छर ये ज़्यादातर जो उमूमन ऐसा देखा गया है कि ये फ्रेश पानी में ही मुब्तला होता है, या आसपास की गंदगी ना रखें, पानी का जमाव ना रखें। हाँ, दूसरे कुछ छोटी मोटी हर्बल आपके पौधे हैं जिनको अगर घर में आप लगाएंगे तो उससे मच्छर जो है सो उसी तरफ रहते हैं, हम लोगों की तरफ, और ख़ुद उससे रिपेल भी होते हैं, भागते भी हैं। तो इसमें एक मशहूर, तो आप तुलसी को जानते हैं। हाँ। दूसरी एक मशहूर है और वो बहुत ही अच्छी है लेकिन वो मिलती कम है, वो शीतरज हिंदी कहलाती है। शीतरज हिंदी जो चीता बूटी है, उसका अंदर भी यह खासियत है कि उसको अगर आप गमले में लगा कर रखेंगे तो मच्छर उसी के तरफ उससे महक से और उससे दूर भागते हैं। तो ये कुछ तो उपाय है कि आपके मच्छर का पैदावार आसपास नहीं होना चाहिए उतना, तो आप इससे बचें। मच्छरदानी लगाना है और ऐसा ये उपाय करना है कि मच्छर जो है सो वो ज़्यादा न पनपे और न काटे हम लोगों को। ये बताइए कि अगर किसी को डेंगू की अलामत मिलती है तो कितने दिनों तक ये मर्ज़ रहता है? यानी आपने पहले बताया कि वायरल डिजीज़ है तो सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ठीक भी हो जाता होगा, तो कितने दिनों तक ये मर्ज़ रहता है, और कब हम ये समझेंगे या समझ पाएंगे कि भाई अब जो है पेशेंट हमारे घर पे ठीक नहीं होने वाला है, इसे हॉस्पिटल भेजना चाहिए? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उतना दिन हो गया हो तो अब कोई मसला नहीं है, उतना दिन पास कर गया तो, या फिर अगर घर में ही है, उतना दिन पास नहीं किया और हालत अबतर हो रही है, तो हॉस्पिटल हम किन हालतों को देख करके या किस अलामतों को देख करके हम हॉस्पिटल भेजेंगे पेशेंट को? ये बहुत अहम सवाल है कि डेंगू को हम कब तक खुद से अपने घर में रख करके या ट्रीट कर सकते हैं, और कब इनको जो है वो हम पैनिक हो जाएं और हॉस्पिटल लेकर के इनको दौड़ें। तो डेंगू का जहाँ तक मामला यह है, तो डेंगू 2 दर्जे में होता है। एक इसका आसान दर्जा है, पहला दर्जा है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो, गर्दन में बुखार आएगा, गर्दन में दर्द होगा, हाथ पाँव में हल्की वोमिटिंग हो सकती है। लेकिन जब यही अलामत बढ़ जाए, लगातार वोमिटिंग होती रहे, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, जिसमें रैशेस बहुत ज़्यादा फैल जाए चारों तरफ, और तब ऐसी हालत में आपका देखा जाएगा कि आपका प्लेटलेट्स उस वक्त आपका डाउन होता चला गया। तो जब वैसी हालत हो जाएगी
तो आप उसको लेकर के फ़ौरन ही, जब रेशेस बहुत बढ़ जाए, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगे, पेट का दर्द बर्दाश्त से बिल्कुल काबिल ना रहे, कभी नेज़ल ब्लीडिंग होने लगती है या एनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, तो ऐसी हालत में आप फिर घर में रख करके या किसी भी तरह का इंतज़ार ना कीजिए, उसको लेकर के फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके पहले की हालत हल्की रहती है, तब तक आप उसको 4-5 दिन तक अपने घर में रह करके उसका इलाज किया जा सकता है किसी फिजिशियन के अंडर में। हम आते हैं इलाज पर कि अगर इस मर्ज़ का इलाज एलोपैथिक में क्या है वो थोड़ा बताइए आम लोगों के लिए। हालांकि इलाज कभी भी अपने से नहीं करना चाहिए, आम पब्लिक को भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलाज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर भी एलोपैथी में क्या इलाज है ये बता दीजिए। दूसरा कि यूनानी तरीके इलाज में आप क्या कर सकते हैं, सटीक कोई इलाज है कि नहीं है, अगर है तो उसमें आप क्या उपाय है, क्या क्या दवाएं हैं। जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक़ है तो चूँकि ये वायरल डिजीज़ है, इसलिए एलोपैथ में बहुत ज़्यादा इसका इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक है। जो जो आपको होता जाए उसका आप इलाज करते जाइए, यही इलाज का इसमें रूल है। तो बुखार बहुत तेज़ आ गया है, तो अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि ख़ुद से इलाज किसी भी चीज़, सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत ही ख़राब चीज़ है, ख़ुद से इसका इलाज नहीं करना चाहिए। हाँ, रात के 12-1-2 बजे आपको कुछ ऐसी कैफियत पैदा होती है तो आप उस वक्त पैरासीटामोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं और अपने फ्लूइड को मेंटेन करना है। उसके लिए घर में आप कोई इंट्रावेनस वगैरह इस तरह की चीज़ तो वो बात की चीज़ है, आप उस वक्त जो है मौजूद पानी खूब पिएँ। घर में अगर आपको मौजूद कोई फल का जूस है जो अमूमन रहता है तो वो लें, और और सिनकारा एक है जो अमूमन घर में रहता है उसको लिया जाए, और फिर जो है डॉक्टर से कंसल्ट रुजू किया जाए और उनके बताए तरीके पर इस्तेमाल किया जाए। कभी कभी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो उस वक्त आप पेंटोप्राज़ोल ले सकते हैं। अब जहाँ तक यूनानी तरीक़ा इलाज का सवाल है तो यूनानी तरीक़ा इलाज में एक हमारे हुक्माए मुतक़द्दिमीन यानी पुराने जो हकीम रहे हैं, जो गुज़रे हैं, उनका एक उसूल रहा है कि कोई भी मर्ज़ अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इलाज कैसे करना है तो वो उसका इलाज जवाहरात से किया करते थे। जो भी जवाहरात है, या जिस्म को इतना कवी ख़ुद ब खुद कर दो, उसको इतनी ताकत जिस्म को दे दो कि वो मर्ज़ को दूर कर दे, तबीयत को ही तक़वियत पहुंचा दो, उसकी जो उसकी इम्यूनिटी पावर है उसको इतना बढ़ा दो कि वो ख़ुद ब खुद उस मर्ज़ से लड़ ले। इसमें हम लोग एक नाम हकीम अजमल ख़ान साहब का तो सुनते आए हैं, एक बड़े हकीम अब्दुल वहाब अंसारी साहब गुज़रे हैं, उर्फ़ नाबीना, आपके दिल्ली में थे और बहुत बड़े नब्बाज़ थे। तो उनका भी यही उसूल रहा था कि वो जहाँ कोई ऐसा मर्ज़ जिसकी सही तशख़ीस को वो नहीं पहुँच पाते उसका इलाज जवाहरात से करते, और बस उस वक्त जो है वो ख़ुद ब खुद तबीयत आमादा हो जाती है और उस मर्ज़ को दूर कर देती है। तो और उसके बाद भी, लेकिन चूँकि हम लोग अभी मौजूदा दौर में आए हैं और कई दवाएं ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं, और इनके साथ एलोपैथ के साथ करना है। अगर सिर्फ हम चाहें कि हम यूनानी से इसका इलाज कर लें तो मुमकिन तो पहले दर्जे में मुमकिन तो है, लेकिन जहाँ इसने दूसरा दर्जा इख्तियार किया और ब्लीडिंग शुरू हुई कहीं से, या रैशेस बहुत ज़्यादा हुए, गर्दन में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तब ऐसी हालत में अकेला यूनानी इलाज करना न, अगर हमको होगा तो हम खुद नहीं ऐसा करेंगे और ना हम इसके का मशवरा देंगे कि आप ऐसी हालत में सिर्फ यूनानी दवा पर ही रहिए। हकीम साहब ये बताइए कि यूनानी तरीक़ा इलाज की पॉसिबिलिटी है, आप जैसे बता रहे हैं, तो आपके तजर्बे में कौन कौन सी दवा है जिसका आपने इस्तेमाल किया हो, उसे रिज़ल्ट मिला हो और डेंगू का मरीज़ उससे इफ़ाक़ा महसूस किया हो? जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसमें आपको फ्लूइड को मेंटेन बहुत अच्छे से रखना है, तो फ्लूइड के मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है तो उसमें सिकंजबीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरे जो मैं के बराबर और अक्सर बुखारों में उसका इस्तेमाल करता आया हूँ, जो इसमें भी उतना ही मुफीद है जितना बाकी बुखार में, वो ये कि करंजवा लेते हैं, फिटकिरी लेते हैं, कुश्ता गौदंती लेते हैं और गुलकंद लेते हैं, इन सब की गोलियां बनाते हैं। तो अब वो एक आम इसमें तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन यही है
कि एक आम आदमी शकंजबीन का खूब अच्छा खासा इस्तेमाल करे, और कुश्ता गौदंती बनी बनाई आती है वो इस्तेमाल करे। और जवाहरात का जहाँ तक मामला है तो हब्बे जवाहर या खमीरा गौजुबा सादा है, और मरवारीद है, और आपके इसमें हाँ चूँकि जो है सो आप ये रहते हैं तो माउल लहम का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा और मुफीद साबित होता है। इसी तरह जिस तरह से एलोपैथ में आपके मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो यहाँ पर आप माउल लहम और सिनकारा को आपस में मिला करके अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, या माउल लहम को शकंजबीन में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब भी डेंगू का मर्ज़ फैलता है तो मार्केट में कीवी का रेट बढ़ जाता है, मार्केट में बकरी के दूध का रेट बहुत बढ़ जाता है, 2000 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो हो जाता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? लोग पपीते का पत्ता या जूस इस्तेमाल करते हैं और बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है कि बस यूं ही लोग देते हैं, उसे वायरल डिजीज़ है खुद से ठीक हो जाता होगा, या इसका कुछ रिज़ल्ट है या फिर ऐसे ही है? जहाँ तक कीवी का सवाल है तो कीवी से ज़्यादा अच्छा हम लोगों के यहाँ उससे सस्ती चीज़ अनार है। अनार को अगर चबा करके खाया जाए तो वो कीवी से कहीं ज़्यादा अच्छा फ़ायदा पहुंचा सकता है। और पपीते का रस की जहाँ तक बात है तो हम लोगों का मिजाज जो होता है, वो मिजाज में हम लोग दो तरह के लोग उमूमन होते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा ज़की हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं, या एकदम बतीउल हिस्स हैं, उनको कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और पपीते का रस का इस्तेमाल जैसे डायरेक्ट कच्चा किया जाता है, उसकी तो इजाज़त कतई मैं नहीं दूंगा, बल्कि जो भी पढ़ा लिखा आदमी है वो डायरेक्ट कच्चा जो पिया जाता है उसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। उसका रस निकाल करके उसको आग पर चढ़ाया जाता है, जब वो फट जाता है तो छान करके जो उसका पीला मादा होता है वही उसको पिलाया जाता है। लेकिन डेंगू के साथ साथ एक सूरत हाल ये होती है कि मरीज़ जो है तो टाइफाइड से भी मुतासिर होता है। टाइफाइड की हालत में अगर हमने उसको पपीते का रस पिला दिया तो फिर एसाइटिस होता है और पेट बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है। अक्सर जो है सो रात बिरात में हमको ये फ़ोन आता रहा कि पपीते का जूस पिलाया था और पेट पूरी तरह से फूल गया। अब दूसरे दिन जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनको डेंगू के साथ साथ टाइफाइड भी है। अब टाइफाइड मैदे का बीमारी है, मैदी हम लोग के यहाँ कहलाती ही है। अब ये मैदा इतना मुतासिर हो गया कि उसको एसाइटिस डेवलप और फिर एक अलग तरह की परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत एहतियात करना चाहिए। हर आदमी को पपीते का रस उस तरह से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे बकरी के दूध के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम लोगों के यहाँ यूनानी में माओ जबन का इस्तेमाल होता चला आया है, तो उसका भी चूँकि मरीज़ का अपनी ताकत बहुत कमज़ोर रहती है, इसलिए डायरेक्ट उसको कच्चा दूध पिला देते हैं, वो भी मुनासिब नहीं है। और दूसरे बकरी का दूध हासिल करने के लिए यहाँ चूँकि 2000 रुपये किलो मिल रहा है, तो अब हम लाया तो 20 किलोमीटर दूर से लाया, 20 किलोमीटर आते आते तब तक उसकी अपनी जो उसके अंदर उफूनत पैदा हो गई उसके अंदर, और फिर वो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जो भी वो पैदा हुआ वो पिलाया, और साथ में अगर हमको मियादी बुखार भी है तो और भी मुश्किल हो गई। तो एक एहतियात बरतते हुए इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर पर आंख बंद करके इसका इस्तेमाल मौजू नहीं है। चलिए, आज हम लोग डेंगू पर बात कर रहे थे और हकीम साहब ने डेंगू मर्ज़ के बारे में बताया और कैसे फैलता है वो बताया, इसके रोकथाम के बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया कि किन हालतों में घर पे रख कर के इलाज कर सकते हैं और किन हालतों में अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। और सबसे जो बर्निंग टॉपिक है डेंगू से रिलेटेड वो ये कि पपीते का पत्ते का जूस और बकरी का दूध उसका इस्तेमाल आम फहम लोग के पास है, सब लोग जानते हैं और खूब करते हैं, और इसी की वजह से इनका रेट भी बहुत बढ़ जाता है इस मौसम में। और हकीम साहब ने बताया कि उसका इस्तेमाल अगर करना हो तो पपीते के पत्ते के जूस को आग पर गर्म करके फाड़ लिया जाए, फिर ज़रूरत के तहत अगर टाइफाइड है तो उसमें इस्तेमाल ना करें और डेंगू में इस्तेमाल किया जा सकता है। और बकरी के दूध के लिए भी कहा गया अगर उसे हासिल किया गया है तो ताज़ा हालत में इस्तेमाल किया जाए, बहुत वक्फे के बाद उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो हकीम साहब, मेरे ख्याल से ये जो मर्ज़ है इसे अब समझने में लोगों को आसानी हुई होगी और इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम लाते रहेंगे। आप लोगों का कोई सवाल हो हकीम साहब से तो भी ज़रूर कमेंट में लिखिए,
इंशाल्लाह उसको अगले एपिसोड में हम करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे फिर मौका दिया। आइंदा फिर किसी टॉपिक पर फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए।